हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में आपने देखा था बॉयल्स लॉ। क्या देख लिया था हमने? बॉयल्स लॉ, राइट। बॉयल्स लॉ में सभी ने देखा था, क्या रिलेशन देखा था हमने कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि जो हमारा वॉल्यूम होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हमने डेफिनेशन देख ली थी, सिग्निफिकेंस देख लिया था। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज द graphical what is the graphical representation what is the graphical representation of Boyle's law? Boyle's law, हमारा रिलेशन हमें पता ही है क्या है, V is inversely proportional to pressure, और ये सब कुछ कब होगा? At constant temperature। क्या? At constant temperature। अब देखो इसका मतलब क्या है कि V is directly proportional inversely proportional to pressure, मतलब प्रेशर अगर बढ़ेगा, मैं नीचे लिख देती हूँ, if pressure increases वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और if pressure decreases then volume will increase। इनवर्सली है तो एक दूसरे का हमेशा रिवर्स चलेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा ही घटेगा, और ये सब कब होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हमारा ग्राफ बनेगा कुछ हमारे पास इस तरह कर्व शेप, राइट। कैसा ग्राफ बनेगा? कर्व ग्राफ बनेगा हमारे पास। कैसे जस्टिफाई करते हैं देख लेते हैं एक बार। ये है हमारे पास वॉल्यूम और ये है हमारे पास प्रेशर का एक्सिस, राइट। हमने ये भी कहा कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। देखो प्रेशर, मेरा अगर वॉल्यूम जब यहाँ था तो मेरा प्रेशर यहाँ था, जैसे ही यहाँ हुआ तो मेरा प्रेशर घट गया, वॉल्यूम देखो बड़ा है, प्रेशर घटने लगा है। तो दिस कर्व रिप्रेजेंट दिस रिलेशनशिप। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा, और जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है वो किया है ड्रॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस वजह से इस जो ग्राफ का नाम है वो है आइसोथर्म। इस ग्राफ का नाम क्या है? आइसोथर्म। कैसे याद होगा ये हमें? आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का क्या मतलब होता है? सेम। और थर्म किससे रिलेटेड है? थर्मामीटर यूज कर लो, थर्म मींस हीट, सारी चीजें किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से। तो थर्म होगा हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड, तो कांस्टेंट टेम्परेचर मींस सेम टेम्परेचर, तो इसलिए इस ग्राफ का नाम है आइसोथर्म। हम लिख सकते हैं अ ग्राफ between pressure and volume, a graph between pressure and volume at constant temperature, at constant temperature is called isotherm। ग्राफ जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में होगा, कब? जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो उस ग्राफ का नाम जो होता है वो क्या होता है? आइसोथर्म। ग्राफ नेम इज आइसोथर्म। तो ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डेफिनेशन देख ली थी हमने, मैथमेटिकली देख लिया था, सिग्निफिकेंस भी देख लिया था, न्यूमेरिकल भी और आज ग्राफ भी देख लिया। तो इट्स ऑल अबाउट हमारा बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे दूसरे लॉ पर। नेक्स्ट लॉ है हमारा चार्ल्स लॉ। कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ। सी फॉर चार्ल्स लॉ। जो मैंने की पॉइंट आपको लिखवाया था वहां से मैथमेटिकली आपको पता ही है क्या है इसमें? V
प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैथमेटिकली ये है हमारा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो कांस्टेंट क्या होगा, प्रेशर होगा। सेम रिमेन, प्रेशर विल रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, राइट। तो ये हो गया हमारा चार्ल्स लॉ मैथमेटिकली। अब डेफिनेशन बनानी है हमें, वही सेम वर्डिंग, बस क्या आ जाएगा, इनवर्सली की जगह डायरेक्टली आ जाएगा बोल्स लॉ में, और प्रेशर की जगह आ जाएगा टेम्परेचर, और टेम्परेचर की जगह आ जाएगा प्रेशर। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, जो हमारा वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ given mass of gas, the volume of given mass of gas। बॉयल्स लॉ में मैं आपको बता चुकी थी कि हमेशा यही लाइन लिखनी है, और क्यों लिखनी है ये, क्योंकि मास चेंज करेंगे तो वॉल्यूम हमारा चेंज होता है। फॉर्मूला सबको पता है, वो हमारा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। V इज इक्वल टू m by d। अगर डेंसिटी सेम है, किसी चीज की सेम ही रहती है, तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही ये चेंज होगा ये भी चेंज होगा, राइट। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज directly proportional to, is directly proportional to temperature। और ये सब कब हो रहा है, at constant pressure, at constant pressure। तो ये हो गया हमारे चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन। मैथमेटिकली V is directly proportional to temperature, right। proportionality sign हटाएंगे तो V is equal to kT। K is our Charles constant, K is our now Charles constant, right। तो हम बोल सकते हैं V upon T is equal to K। सेम जैसे हमने बॉयल्स लॉ में किया था, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर किसी गैस का वॉल्यूम V1 है एट टेम्परेचर T1, और उसका वॉल्यूम V1 से क्या हो जाए V2, तो टेम्परेचर भी हो जाएगा चेंज T1 से T2, और जो वैल्यू है इनके रेशियो की वो हमेशा सेम आएगी। जैसे 10/5 कर ले या फिर 4/2 कर ले, आंसर तो दोनों क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर भी उसी रेशियो में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये क्या हो गया इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। कैसे यूज करना है वो हम विद द एग्जांपल देख ही लेंगे, राइट। अब इसके हम ग्राफिकल वेरिफिकेशन की भी बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, ग्राफिकली भी हम इसको देख लेते हैं। ग्राफिकल वेरिफिकेशन, ग्राफिकल वेरिफिकेशन, राइट। देखते हैं चलो क्या होता है। हमने कहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V is directly proportional to T, means T इंक्रीज होगा V भी इंक्रीज होगा, T डिक्रीज होगा तो V भी डिक्रीज होगा। और प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हमेशा शो करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो अगर हम कुछ पॉइंट्स डाल देते हैं, ये है हमारा V और ये है हमारा T, ठीक है। देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, T ये था, वॉल्यूम इंक्रीज किया तो T भी इंक्रीज हो गया, T इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। और ये सब कुछ कब हुआ, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये ग्राफ कैसे बना है, एट कांस्टेंट प्रेशर में बना है। तो यहाँ पर भी इस ग्राफ का नाम होगा, जैसे वहां पर आइसोथर्म है, इसका नाम होगा
आइसोबार, आइसोबार मींस आइसो का मतलब पता है ये क्या होता है, सेम, और बार यूनिट होती है मतलब होता है सेम, और बार यूनिट होती है हमारी प्रेशर की। बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है हमारी। तो हमने ये बात की एट सेम प्रेशर या फिर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमें अगर इसको डिफाइन करना हो तो अ ग्राफ बिटवीन किसके बीच में, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, a graph between volume and temperature at constant pressure is called isobar। इसको क्या कहेंगे हम, आइसोबार। आइसो मींस सेम और बार इज द यूनिट ऑफ किसकी, प्रेशर की। तो यहां से हमें पता चल गया ये ग्राफ बनेगा एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। इसी तरह इसका सिग्निफिकेंस भी देखना है हमें। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का हमें सिग्निफिकेंस बताना है। मींस जैसे हमने बोयल्स लॉ का बताया कि बोयल्स लॉ कहां पर यूज हो रहा है, इसी तरह हमें चार्ल्स लॉ का बताना है कि चार्ल्स लॉ यूज कहां पर होता है। ये चार्ल्स लॉ है हमारा जो, ये यूज कहां पर होगा, राइट। अब हमें पता है चार्ल्स लॉ क्या बताता है हमें, V is directly proportional to temperature। V क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। अब देखो आप लोगों ने सुना होगा ये जब गर्मियां होती हैं बहुत ज्यादा तो घर वाले क्या कहते हैं हमें कि भाई बाहर धूप में इतना मत घूमो, लू लग जाती है, राइट। ज्यादा ही हम गर्मियों में जब बाहर घूमते हैं तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। अब वो चीज यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाती है कि वो हम बीमार जो होते हैं ज्यादा गर्मियों में फिरने से, वो क्यों होते हैं, क्योंकि तब तो हमें लगता है कि घर वाले ऐसे ही कह रहे हैं। अब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि घर वाले क्यों बोलते हैं। घर वालों को चार्ल्स लॉ अपने आप हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम अगर मेरा ज्यादा होगा तो डेंसिटी मेरी कम होगी। वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो डेंसिटी विल बी लेसर। वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। V ज्यादा है तो हमारा टेम्परेचर भी ज्यादा है, और इसकी वजह से डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो देखो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो डेंसिटी कम होती है। और बोयल्स लॉ में भी हमने डेंसिटी का मतलब क्या था हमारा, कि डेंसिटी मतलब हवा कम होती है। डेंसिटी मींस जो हमारी एयर होती है ना, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, या फिर लेस डेंस होती है। हमारी जो हवा होती है वो बहुत हल्की होती है। अब घर वाले बोलते हैं कि मत घूमो बीमार हो जाओगे, तो वो बीमार होने का रीजन यही होता है जो हमारी एयर होती है उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है हमारी, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती प्रॉपर्ली और हम अल्टीमेटली क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो इस चीज का यूज लोगों ने कैसे किया, जो बड़े बड़े से बलून्स होते हैं ना, जो टीवी में आपने उड़ते देखे होंगे, कुछ बच्चों ने मे भी लाइव भी देखे होंगे, ठीक है, जिनमें हम ऊपर बैठ के उड़ सकते हैं। तो ये जो
पैटर्न है, ये जो ये चार्ल्स लॉ है, ये वहां पर यूज किया गया। कैसे? जो वो बलून होते हैं वो उड़ाए जाते हैं, किस हेल्प से? देखा होगा उनके नीचे गैस जली होती है, देख लेना अगर नहीं देखा होगा तो। ठीक है, गैस बलून्स होते हैं वो हमारे, उनके नीचे गैस जली होती है। गैस से क्या होता है? उन्हें गर्म हवा मिलती है, उसके अंदर गर्म हवा में होती है, और गर्म हवा देखा ही है अभी हमने, उसकी डेंसिटी क्या होती है? लेस होती है, तो वो हल्की होती है। और सभी को पता है हल्की चीजें उड़ सकती हैं एज कंपेयर टू हैवियर। तो यूज कहां पर हुआ इसका? टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, और वॉल्यूम जैसे ही ज्यादा हुआ डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हुई तो चीज हमारी उड़ सकती है, तो वहां पर उन बलून्स में इसका यूज किया गया, और इसकी हेल्प से वो क्लाउड्स में भेजे जाते हैं। और वो हम यूज कैसे कर सकते हैं? उनको यूज करते हैं फॉर वेदर फोरकास्टिंग। उन बलून्स में हम सेट कर देते हैं हमारे अपरेटस, जो हमें बताएंगे बादलों में जाकर कि मौसम क्या रहने वाला है आज का या आने दिनों आने वाले दिनों का। ठीक है, तो ये यूज होता है सब कुछ वेदर फोरकास्टिंग। तो वेदर को फोरकास्टिंग हम कर पाते हैं चार्ल्स लॉ की हेल्प से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? ऑन हीटिंग वॉल्यूम decreases, on heating volume increases, and density decreases। वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है, और डेंसिटी क्या होती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से देखते हैं क्या होगा। So hot air is lighter than, तो गर्म हवा हल्की होती है एटमॉस्फेरिक देन एटमॉस्फेरिक एयर, राइट? एंड filled balloons means इस हवा से भरे हुए बलून्स राइज अप, ऊपर उड़ते हैं। किस लिए उड़ते हैं? फॉर मेट्रोलॉजिकल observations, means for weather forecasting, for weather forecasting, right? तो ये हो गई बात चार्ल्स लॉ के सिग्निफिकेंस की। जो मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है ये भी आप लोगों को लिखना है, ये भी दिखाना है वहां पर, और आप लोगों को इन फ्यूचर पढ़ने में भी ये हेल्पफुल रहेगा, राइट? तो ये हो गया चार्ल्स लॉ के बारे में हमारा। अब एक लॉ रह गया है हमारा, कौन सा? बी और सी की हमने बात कर ली, हमारा ए अल्फाबेट रह गया था। ए था एवोगैड्रोस लॉ। क्या था हमारा? एवोगैड्रोस लॉ। इसे देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज एवोगैड्रोस। एवोगैड्रोस लॉ तो आप लोगों को पहले से ही आता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में भी है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर भी है एवोगैड्रोस लॉ। तो ये तो आप लोगों को पहले से ही आना चाहिए, तो मुझे कराने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बट फिर भी करा देते हैं, जब इस चैप्टर में भी है तो हमें पता है इसमें क्या होगा। V is directly proportional to n कब? at constant temperature and pressure। कब? at constant temperature and pressure V is directly proportional to n, means volume of a gas is directly proportional to number of moles of gas। तो हम कैसे लिखेंगे? इसका मतलब क्या है? एनी गैस, कोई भी गैस ले ली मैंने, जैसे गैस 1 और गैस, अगर मैं दोनों का वॉल्यूम V ही लेती हूँ, कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर।
मैंने कोई दो गैसेस ली, उनका वॉल्यूम मैंने क्या लिया, सेम लिया। वी वी लेने का मतलब है कि उन दोनों का वॉल्यूम मैंने क्या लिया, सेम लिया। कब सेम लिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब दोनों गैसेस, अगर ये गैस टेम्परेचर T और P पर है तो ये भी T और P पर ही होनी चाहिए। तो जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उस गैस में प्रेजेंट है, अगर इसमें n है तो इसमें भी क्या होंगे, n ही होंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, जनरल equal volume of all the gases under similar conditions of temperature and pressure. Under similar condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. Contain equal number of molecules. तो ये है हमारा एवोगैड्रोस लॉ। तो लिख सकते हैं equal volume means V। सभी गैसेस के लिए बात की गई, मैंने जनरली कोई दो गैस उठा ली, G1 बोल दिया एक को और एक को बोला हुआ है G2, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर and pressure, under similar condition of temperature and pressure contain, क्या करते हैं contain, equal number of, contain equal number of molecules is called Avogadro's law। क्या कहते हैं उसको, एवोगैड्रोस लॉ बोलते हैं। मैथमेटिकली आप लोगों को पता ही है, V is directly proportional to n at constant temperature and pressure, right? n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बात है, राइट। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, V is equal to K, V is equal to Kn। देखो जो हमारा बॉयल्स लॉ था और चार्ल्स लॉ था, वहां पर एक गैस की बात हुई, वो सब कुछ एक पर्टिकुलर गैस के बारे में बताते हैं। एवोगैड्रोस लॉ है जो हमारा, इसने सारी गैसेस को इन्वॉल्व कर लिया है। ये बात सभी गैसेस पर है, सभी गैसेस को हम इससे रिलेट कर सकते हैं, राइट। वो एक पर्टिकुलर गैस के लिए बात थी, ये फॉर ऑल है। तो ये हो गया हमारा एवोगैड्रोस लॉ। अब इसका भी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, देख लेते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। V is directly proportional to n, सभी को पता है V is directly proportional to n according to Avogadro's law। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो V is equal to Kn, V क्या हो जाएगा, is equal to Kn, राइट। और n का फॉर्मूला भी हम सबको पता है, n क्या होता है, given mass अपॉन में मोलिकुलर मास मींस स्मॉल m by में कैपिटल M, राइट। तो मैं यहाँ पर पुट कर दूं ये वैल्यू, तो V किसके इक्वल हो जाएगा, K into में M divided by कैपिटल M, राइट। अब क्या करना है हमें, इस M को इधर ले जाओ और V को इधर ले आओ। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, M को इधर ले आए, V इधर आ जाएगा इसकी जगह। अब ये बन गया है फॉर्मूला।
फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम किसका फॉर्मूला होता है? डेंसिटी का। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन में वॉल्यूम, राइट। तो हमारा यहाँ से क्या बन गया? m इज इक्वल टू k इंटू में d। k तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो फिक्स रहेगी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो मास होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? मास किस पर डिपेंड करेगा? हमारा मास डिपेंड करेगा डायरेक्टली टू डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास किस पर डिपेंड करेगा? डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का क्वेश्चन हो जाता है। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पूछा जाए कि डेंसिटी कैसे वेरी करती है ग्रुप में या पीरियड में, देखो चाहे हम ग्रुप की बात करें चाहे पीरियड की बात करें, आप लोग मॉलिक्यूलर मासेस देख सकते हो बढ़ते ही हैं, दोनों में, ग्रुप में भी बढ़ते हैं और हमारे पीरियड में भी मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा आपको साफ रिलेशन दिखाई दे रहा है, डेंसिटी भी ग्रुप में बढ़ेगी और पीरियड में भी बढ़ेगी, क्योंकि डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? मॉलिक्यूलर मास के साथ। मॉलिक्यूलर मास विल इंक्रीज तो डेंसिटी विल इंक्रीज, if molecular mass decreases then our density will also decreases। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस किसका? एवोगैड्रोस लॉ का। यही हमारा एवोगैड्रो लॉ आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ के आए हो, एक बार ध्यान से देख लेना अगर नहीं है याद, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? फ्रॉम एवोगैड्रोस लॉ, फ्रॉम Avogadro's law, it is clear that density of a gas is directly proportional to मोलर मास। इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो मोलर मास। देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई हमने किसी स्मॉल m बाय v क्यों लिया। अब जो हम डेंसिटी का फॉर्मूला लेते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, उसमें मास हम वो वैल्यू लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होती है, ना कि हम उस चीज का मोलर मास उठाते हैं, ठीक है। तो ये तो ना कि स्मॉल m की बजाय कैपिटल M भी तो आ सकता था वहां पर, या ऐसे भी तो हो सकता था, या डेंसिटी का फॉर्मूला तो वहां भी होता है, ठीक है। क्योंकि हम जो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं उसमें क्या लेते हैं? मास की वो वैल्यू लेते हैं जो गिवन होती है, नॉट मोलर मास। तो ये हो गई बात एवोगैड्रोस लॉ की। एक बार मैं फटाफट ये तीनों फिर से रिवाइज करा देती हूँ जैसे हमने फर्स्ट डे किए थे, ताकि आपको फर्दर कोई दिक्कत ना हो। और ये तीनों लॉ गए हमारे कंप्लीट। अब इनके ऊपर हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना है, तो देख लेंगे कैसे, राइट। तो क्वेश्चन है हमारा, सॉरी की पॉइंट दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, जिसने नहीं लिखा था वो दोबारा से लिख लेना। तीनों लॉज जो हमने 2 दिन में किए हैं वो भी 5 मिनट में हो जाएंगे, 5 भी नहीं 2 मिनट में हो जाएंगे हमारे। क्या था? ABCD सबको आती है, A B तो ये हमारा C, ठीक है। A से हमारा MC फॉर चार्ल्स लो, C फॉर चार्ल्स लो। तीनों ही लॉज आपने देख चुके हैं। किसको बता रहे हैं? गैस के बारे में बता रहे हैं, तो गैस का लेंगे हम क्या? वॉल्यूम। क्या लेंगे? वॉल्यूम। हमने कैसे याद किया था इसे? नाना पाटेकर टकला। कैसे याद किया था हमने? नाना पाटेकर टकला, ठीक है। ये वाला होगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, राइट। दूसरा एट कांस्टेंट
यहाँ पर टेम्परेचर है तो एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड क्यों नहीं आया? क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स हमेशा चेंज होते ही होते, राइट। तो ये था हमारा अबाउट 3 लॉज इन सॉलिड स्टेट। सर कैन यू टर्न ऑन द माइक स्टूडेंट्स प्लीज?